नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा विषय है वह है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का आरएस एग्जाम के प्रीलिम्स में 25 से 30 प्रश्न आते हैं। साथ ही मेंस में ये 65 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू में भी इसका बेहद अहम रोल रहता है। इसका जो सिलेबस है उसका आज हम एक विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करेंगे। इसके सिलेबस में हम सबसे पहले जो पहला टॉपिक है उसको उठाते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो सब चिर परिचित है वो है बैंकिंग। अब हम बैंकिंग में देखेंगे कि हमें बैंकिंग में पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक को विशेष फोकस रखना है, कौन कौन से टॉपिक्स बैंकिंग के अंदर हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंकों का इतिहास, बैंकों की उत्पत्ति कहाँ से हुई भारत में। उसके बाद भारत में बैंकों का विकास, इसके बाद हमारे कौन कौन से बैंक हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले आता है हमारा रिजर्व बैंक, उसके बाद आते हैं हमारे व्यापारिक बैंक, इसके बाद आते हैं हमारे अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक के बाद आएंगे हमारे सहकारी बैंक, सहकारी बैंक के बाद आएंगे हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बाद आएंगे हमारे निजी बैंक, निजी बैंक के बाद आएंगे हमारे विदेशी बैंक, इसके बाद आएंगे हमारे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, इसके बाद हमारी जो टर्म है नेक्स्ट टर्म है वो है एनपीए, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड है। एनपीए से कनेक्टेड है बैड बैंक, इसके बाद आएंगे हमारे बैंकिंग सुधार, बैंकिंग सुधार के सरकारी प्रयास, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑनलाइन भुगतान प्रणाली। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली क्या होती है। इसके बाद एक वर्ड आता है मौद्रिक नीति, जिसको सभी जानते हैं। मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक जारी करता है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो जो टर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे कि एसएलआर, सीआरआर, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, बेस रेट, एमएसएफ रेट।
अब एक बार आराम से दोबारा से देख लीजिए कि बैंकिंग के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले हमारा है बैंकों का इतिहास, बैंकों का विकास, रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, एनपीए, बैड बैंक, बैंकिंग सुधार, बैंक सुधार के सरकारी प्रयास, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, मौद्रिक नीति, एसएलआर, सीआरआर, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, बेस रेट, एमएसएफ रेट। ये सब जो बैंकिंग के अंदर जो ये जो मैंने लिखा है, जो हमारे जो बैंकिंग के अंदर जो टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इनको फोकस करते हुए आरएस की, प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी करेंगे। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है मुद्रा। मुद्रा जो टॉपिक है वो बैंकिंग से ही रिलेटेड है, लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के सामने चीजें क्लियर हो सके कि पढ़ना क्या क्या है। मुद्रा में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मुद्रा का अर्थ, मुद्रा के संगठक, मुद्रा के प्रकार। प्रकार में हम पढ़ेंगे M1 मुद्रा, M2 मुद्रा, M3 मुद्रा, M4 मुद्रा, उसके बाद संकीर्ण मुद्रा, उसके बाद विस्तृत मुद्रा, उच्च शक्ति मुद्रा, ये सब मुद्रा के प्रकार हो गए। मुद्रा की मांग और पूर्ति की अवधारणा, ये जो हमारी M1, M2, M3, M4 मुद्राएं हैं, इनसे प्रीलिम्स में सवाल आते हैं ज़्यादातर, और ये जो है हमारे इनसे मेंस में सवाल आते हैं ज़्यादातर। उच्च शक्ति मुद्रा की जो अवधारणा है, ये भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ये मेंस में पूछे जा चुके हैं पहले भी और पूछे जाएंगे आगे भी। तो मुद्रा के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? मुद्रा के अर्थ, संगठक, प्रकार, M1, M2, M3, M4, संकीर्ण मुद्रा, विस्तृत मुद्रा, उच्च शक्ति मुद्रा, मुद्रा की मांग पूर्ति की अवधारणा और उच्च शक्ति मुद्रा की अवधारणा। तो ये हम सब मुद्रा टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वह है राष्ट्रीय आय, जो कि जिसके बारे में सभी नाम सुना हुआ है। तो हम उस पर आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की अवधारणा, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां, आकलन विधियों में उत्पादन विधि, आय विधि, उसके बाद हम पढ़ेंगे मूल्यवर्धन की अवधारणा, मूल्यवर्धन की अवधारणा, उसके बाद हम पढ़ेंगे मूल्य उत्पाद की अवधारणा, इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा, इसके बाद आएगा बाजार मूल्य,
फिर हम पढ़ेंगे स्थिर मूल्य, उसके बाद हमारे चिर परिचित शब्द जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, तो ये हमारे जो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम जो पढ़ने वाले हैं, जो मूल जो टॉपिक है जो हमें क्लियर होने चाहिए, जिनकी जो अवधारणाएं हैं या जो भी बिंदु है, उनमें हमारे राष्ट्रीय आय की अवधारणा हो गई, आकलन विधियां हो गई, उसके बाद मूल्यवर्धन की अवधारणा हो गई, राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा हो गई, बाजार मूल्य, स्तर मूल्य, जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि। तो ये सब जो की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हम राष्ट्रीय आय का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा टॉपिक आता है लोक वित्त। लोक वित्त, लोक वित्त से तात्पर्य जो भी सरकार का जो पैसा है उससे तात्पर्य है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले राजस्व प्राप्ति, उसके बाद गैर राजस्व प्राप्ति, इसके बाद जो हमारे व्यय हैं उनको देखेंगे। उनमें सबसे पहले योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय के बाद हमारे विकासात्मक व्यय, उसके बाद हमारे गैर विकासात्मक व्यय, पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड एक और वर्ड आता है जिसको सभी सुना तो सबने है, राजकोषीय नीति, वो भी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, सब उसमें राजकोषीय समेकन, राजकोषीय समेकन, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटे के बाद हम पढ़ेंगे मौद्रिक घाटा, उसके बाद बजट घाटा, बजट अधिशेष, बजट अधिशेष, घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है ये भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत वित्त का लेखांकन। तो ये जो की पॉइंट्स है, इन की पॉइंट्स को हम कहां पढ़ेंगे, इस लोक वित्त वाले टॉपिक के अंदर। देखिए फिर से एक बार, लोक वित्त जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, राजस्व प्राप्ति, गैर राजस्व प्राप्ति, योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय, विकासात्मक व्यय, गैर विकासात्मक व्यय, राजकोषीय नीति, राजकोषीय समेकन, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, मौद्रिक घाटा, बजट घाटा, बजट अधिशेष, घाटे की वित्त व्यवस्था और वित्त का लेखांकन। तो ये सब जो टॉपिक है इनको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, लोक वित्त जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत हम
पढ़ेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कर संरचना। कर संरचना लोकवित्त की प्राप्ति कहां से होती है? यहीं से होती है मैक्सिमम। कर संरचना में हम क्या क्या कीवर्ड्स पढ़ेंगे, क्या क्या की पॉइंट्स पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। करापात, कराघात, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उपकर, वेट, मूल्यवर्धित कर भी बोलते हैं इसको, मूल्यवर्धित कर, जीएसटी जिसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। मैक्सिमम जो टैक्स है अभी इंडिया में वो इसी के अंतर्गत है, वस्तु एवं सेवा कर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर सुधार, कर सुधार की योजनाएं, ठीक है। तो जो हमारा कर वाला टॉपिक है उसके अंतर्गत ये की पॉइंट्स है जिनको हम ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि क्या क्या, जैसे कि करापात, कराघात क्या है, प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है, वेट, जीएसटी, कर सुधार की योजनाएं। उसके अलावा देखो एक और जो इम्पोर्टेंट है वो कि कर का जो केंद्र और राज्य में बंटवारा, केंद्र व राज्य में करों का बंटवारा, ये भी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो की पॉइंट्स हैं इनको हम ध्यान में रखते हैं इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कर संरचना वाले टॉपिक को। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, उसको देख लेते हैं वो कौन सा है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बजट। बजट में अब हम बजट्स में कौन कौन से की पॉइंट्स हैं या कौन कौन से बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखते हम पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बजट निर्माण। बजट निर्माण, उसके बाद बजट के चरण, धन विधेयक जो बजट से रिलेटेड है, विनियोग विधेयक, धन विधेयक, विनियोग विधेयक, ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड कीवर्ड्स, विभिन्न तरह की कटौतियां होती है तो उनको कटौती प्रस्ताव, उसके बाद लेखानुदान, अनुपूरक अनुदान, बजट से रिलेटेड विभिन्न समितियां होती है उनका भी अध्ययन हम इसी टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। संसदीय समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का प्रश्न प्री और मेंस में पूछा जाता है अक्सर। सार्वजनिक उद्यम समिति, और भी विभिन्न सारी विभागीय समितियां होती है
वो भी हम इसके अंतर्गत ही पढ़ेंगे। विभागीय समितियां, इसके अलावा इसके अलावा देखेंगे हम इसमें बजट के प्रकार। बजट के प्रकार, कितने तरीके के बजट होते हैं। बजट के प्रकार, जो ये प्रकार है, इनसे मेंस में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बजट के प्रकार में सबसे पहले आम बजट, रेल बजट, लैंगिक बजट, इसके बाद आउटकम बजट, निष्पादन बजट, और शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट। तो बजट के अंतर्गत हम कौन कौन से की पॉइंट्स है जिनको पढ़ेंगे, जिनको ध्यान में रखते पढ़ेंगे, बेसिकली कहने का मतलब। तो सबसे पहले तो बजट निर्माण। सबसे पहले बजट निर्माण, फिर बजट के चरण, धन विधेयक, विनियोग विधेयक, कटौती प्रस्ताव, लेखानुदान, अनुपूरक अनुदान, विभिन्न सारी समितियां, जिनमें संसदीय समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति। ठीक है। उसके बाद बजट के प्रकार, जिनमें आम बजट, रेल बजट, लैंगिक बजट, आउटकम बजट, निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट, और भी बहुत तरीके के पॉइंट्स हैं। लेकिन हमारे जो बेसिकली जो ये पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है वो ये है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम उस पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेयर बाजार। शेयर बाजार या प्रतिभूति बाजार भी बोलते हैं उसको, शेयर बाजार। ठीक है। अब शेयर बाजार के अंदर कौन कौन से की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं हम पढ़ाई करेंगे, वो देख लेते हैं। तो शेयर बाजार में सबसे पहले आ गए हमारे भारत के एक्सचेंज, भारत का शेयर मार्केट, भारत का शेयर बाजार। उसके बाद विश्व का शेयर बाजार, कौन कौन से विश्व में महत्वपूर्ण शेयर मार्केट हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनएसई क्या है, बीएसई, आईपीओ, एफपीओ, ये सब क्या है ये देखेंगे। सेबी, सेबी एक जो मॉनिटरिंग या रेगुलेटरी बॉडी है शेयर मार्केट की, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद विभिन्न तरह की जैसे टर्म्स हैं उनको देखते हैं कौन कौन सी। इनसाइडर ट्रेडिंग, स्टैग, क्रेडिट रेटिंग, लार्ज मिड स्मॉल कैप, लार्ज मिड स्मॉल कैप क्या है, ऋण पत्र, बॉन्ड क्या है, विभिन्न तरीके के शेयर्स, विभिन्न तरीके के शेयर्स, जैसे कि अल्फा शेयर, ब्लू चिप शेयर,
और भी बहुत सारे शेयर्स है वो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसमें दिल्ली रूट क्या है, मुंबई रूट क्या है, और किस तरीके से शेयर मार्केट कंपनियों उसको डील करती है या उसको हैंडल करती है, वो सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये मेन जो हमारे की पॉइंट्स हो गए उस शेयर मार्केट के अंदर जो पढ़े, जिनको ध्यान में रखते हैं हम पढ़ेंगे। उसमें पहले भारत का शेयर बाजार, उसके बाद विश्व का शेयर बाजार, आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, सेबी क्या करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, स्टैक क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या है, लार्ज मिड स्मॉल कैप क्या है, दिल्ली रूट, बम्बई रूट, और बहुत सारे शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी हमारी जो वोकेबलरी है वो सारी की सारी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जो सिलेबस का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा मुद्रा स्फीति। ठीक है। तो सबसे पहले हम मुद्रा स्फीति के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी टॉपिक है तो सबसे पहले उसकी अवधारणा, ठीक है। उसके बाद मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे कि गैलोपिंग, स्फीति, हाइपर स्फीति, मांग प्रेरित स्फीति हो गई। मांग प्रेरित स्फीति के बाद दबी हुई, मांग प्रेरित स्फीति के बाद दबी हुई स्फीति, लागत जन्य स्फीति, तिरछी स्फीति, ठीक है। तो मुद्रास्फीति कितने प्रकार हो गए, इतने सारे प्रकार हो गए देखो। उसके बाद अविस्फीति क्या है वो हम पढ़ेंगे। स्टैगफ्लेशन क्या है, उसके बाद ये जो मुद्रास्फीति है इसको मापने के जो बहुत सारे सूचकांक है उनको भी हम इनके अंतर्गत ही पढ़ेंगे, जैसे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके साथ ही उपभोक्ता के साथ ही उत्पादक मूल्य सूचकांक, इनसे प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। उपभोक्ता, उत्पादक, थोक मूल्य सूचकांक का भी पूछा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक, सेवा मूल्य सूचकांक, ठीक है। इसके साथ ही हम जो मुद्रास्फीति के जो कारण हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद उनके निदान क्या क्या हो सकते हैं और सरकारी प्रयास क्या क्या है। ये सारे की पॉइंट्स या सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम इस मुद्रास्फीति जो टॉपिक है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से। मुद्रास्फीति जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अवधारणा ही पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रकार, फिर कितने तरह की मुद्रास्फीति है, ग्लोपिंग, हाइपर, मांग प्रेरित, ठीक है, लागत जन, तिरछी, अविस्फीति क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है। उसके बाद विभिन्न तरह के सूचकांक है,
ये चारों सूचकांक से क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में और इनसे आते हैं मेंस में ज्यादातर। ठीक है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, सेवा मूल्य सूचकांक, तो ये सब जो है हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति के टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट में इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कृषि व खाद्य क्षेत्र। कृषि से संबंधित हमारे जो प्रश्न हैं वो प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। मेंस में बड़ा क्वेश्चन भी आता है और प्रीलिम्स में तो क्वेश्चंस आते ही हैं। डाटा पूछ लेते हैं फसलों के, उत्पादन के। चलो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले कृषि में क्या पढ़ेंगे, फसलें, फसलों का उत्पादन, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक है खाद्य सुरक्षा, खाद्य सब्सिडी, इसके बाद हम पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये भी इससे रिलेटेड टॉपिक है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे WTO व खाद्य सुरक्षा किस प्रकार रिलेटेड है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो और टॉपिक है देखते हैं कौन कौन से हैं। उर्वरक सब्सिडी, ठीक है। उसके बाद हमारा DBT प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, PDS, DBT, PDS, DBT हो गया, PDS हो गया, ठीक है। PDS और खाद्य सब्सिडी ये सब कोरिलेटेड है। PDS में खाद्य सब्सिडी, ठीक है। PDS की समस्याएं, PDS का मतलब है लोक वितरण प्रणाली। उसके बाद इससे रिलेटेड और टॉपिक देखते हैं कौन से हैं, जैसे कि MSP, ठीक है। ई कृषि, ई मंडी, कृषि कानून, भूमि सुधार, ये सभी जो टॉपिक हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे विभिन्न कृषि क्रांतियां, विभिन्न कृषि क्रांतियां। ये प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है। विभिन्न कृषि क्रांतियां देखो कौन कौन सी है। हरित क्रांति, लाल क्रांति, सफेद, सलेटी, भूरी क्रांति, गुलाबी क्रांति, ठीक है, काली क्रांति, सुनहरी क्रांति और इंद्रधनुषी क्रांति। तो इतनी सारी हमारी क्रांतियां हैं कृषि क्षेत्र से संबंधित।
उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार चलो अब दोबारा से देखते हैं। कृषि और खाद्य क्षेत्र वाला जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? कृषि फसलें, कृषि का उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सब्सिडी, पीडीएस, डीबीटी, विभिन्न इनकी समस्याएं, ई मंडी और जितनी भी तरह की जो इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो सारे इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें बहुत सारी जो क्रांतियां हैं उन क्रांतियों में क्या क्या है, हरित क्रांति क्या होती है, सफेद क्या है, भूरी किसके उत्पादन के लिए है, गुलाबी किसके उत्पादन के लिए है, ये सारी जो है हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा औद्योगिक उद्योग एवं विनिर्माण। उद्योग एवं विनिर्माण। ठीक है, तो इसकी हम शुरुआत करेंगे पढ़ने की कहां से? भारत का औद्योगिक विकास, ब्रिटिश काल से ही देखेंगे इसको। भारत का औद्योगिक विकास, इसके बाद भारत के औद्योगिक विकास के बाद हम पढ़ेंगे औद्योगिक नीति। कौन सी औद्योगिक नीति? औद्योगिक नीति 1991। और अब वर्तमान की पढ़ेंगे औद्योगिक नीति 2020। ठीक है, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे भारत के प्रमुख उद्योग, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विनिर्माण। विनिर्माण में हम किस किस के अंतर्गत पढ़ेंगे, किस किस को पढ़ेंगे? जो हमारे सभी विनिर्माण के अंतर्गत हम हमारे सभी जो विभाग है उनको पढ़ेंगे, जैसे कि खनन, ठीक है, ऊर्जा, संचार, ठीक है, नागर विमानन, इनसे रिलेटेड जो भी हो रहा है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। अक्षय ऊर्जा, सड़क, रेलवे, पेट्रोल और गैस, पेट्रोल व गैस, ये सब चीज हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? विनिर्माण के अंतर्गत। उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं, ठीक है, इनके कारण पढ़ेंगे, क्या कारण है इन समस्याओं के, और सरकार प्रयास क्या कर रही है, क्या निदान हो सकता है सरकारी प्रयास, ठीक है। तो ये सब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, और इनसे जब इनके अंतर्गत ही बहुत सारी चीजें निकल के आएगी, और उद्योगों से हमारा बड़ा क्वेश्चन मेंस में आता है और प्रीलिम्स में भी आता है। इसका इन सब के जो डाटाज है इनसे हमारा आ जाता है क्वेश्चन, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो औद्योगिक विकास पढ़ेंगे, फिर औद्योगिक नीतियां 1991 की, क्योंकि 1991 की नीति के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ था, और वर्तमान में जो नीति चल रही है 2020 वो पढ़ेंगे। उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र के जो जितने भी सेक्टर्स हैं उनको पढ़ेंगे, मेन जो सेक्टर्स है, प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं भारत में वो पढ़ेंगे, और विनिर्माण क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, कारण है, सरकारी प्रयास है समस्याओं के, और बहुत सारी जो भी योजनाएं हैं वो भी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, उद्योग के बाद हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को देखते हैं कि उस टॉपिक का क्या है। वो टॉपिक हमारा, अब हम आर्थिक समीक्षा की ओर आ रहे हैं जहाँ पे वो उससे रिलेटेड हो जाएगा।
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास व आयोजन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? आर्थिक विकास व आयोजन के अंतर्गत इससे हमारे जो तीनों सेवा क्षेत्र हैं, कृषि, जो हमारे 3 क्षेत्र हैं, कृषि, उद्योग एवं सेवा, तो इससे रिलेटेड हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि इन तीनों में क्या घटित हो रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इनसे संबंधित इनके जो डाटा है, ठीक है, कृषि, उद्योग, सेवा के, उसके बाद इनकी समस्याएं, ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है, किसका कितना रोल है जीडीपी में, ठीक है, सरकारी प्रयास क्या है, इनकी कोई समस्याएं हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये ज्यादातर जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स का है और मेंस में, लेकिन यदि इसका पूरा ओवरऑल करके बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा जो वर्तमान स्थिति और इनसे आ सकता है कि क्या क्या समस्याएं हैं आर्थिक विकास में। ठीक है, तो ये सब टॉपिक इसके अंतर्गत आएंगे। ये डिटेल इसकी जो है वो हम पढ़ते टाइम देखेंगे क्या क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मानव विकास सूचकांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस के लिए क्वेश्चन आता ही आता है, ये मान के चलिए। मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो गणना का तरीका, कैसे मानव विकास मापा जाएगा, ठीक है। उसके बाद गणना के मापक क्या है, गणना की विधि क्या है, और भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पहले से ही टॉपिक है और इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसका किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में और मेंस में। प्रीलिम्स में भी बिल्कुल इसका जो क्वेश्चन है वो स्थिति को लेकर आता है, और मेंस में भी इसका बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हमारा आता है वैश्विक खुशहाली सूचकांक, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ये दोनों सूचकांकों से आप मान के चलिए कि आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसका भी वही गणना, मापक और वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, तो ये सब इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। दोनों जो सूचकांक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है वो है हमारा गरीबी, कुपोषण और आय विषमता। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है इसको हम देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक है तो इसकी अवधारणा, ठीक है, गरीबी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं किस प्रकार से, जैसे कि लॉरेंज वक्र, ठीक है, गिनी गुणांक, इससे रिलेटेड बहुत सारी कमेटियां बनी थी, जैसे कि अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर कमेटी के बाद रंगराजन कमेटी,
इन सब ने गरीबी की जो अलग अलग रिपोर्ट्स दी है, मापक दिए हैं गरीबी के। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुपोषण की स्थिति क्या है। क्या कारण क्या है कुपोषण के, दायरा क्या है कुपोषण के मापने का। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन क्या है, ठीक है। इसके बाद आय विषमता होती क्या है, आय विषमता के कारण क्या है, न्यूनतम आय क्या है, विषमता को दूर करने के उपाय क्या है। तो ये सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि कौन कौन से बिंदु हैं। दोबारा देख लो, टॉपिक है हमारा गरीबी, कुपोषण और आय विषमता। तो उसमें हम सबसे पहले अवधारणा पढ़ेंगे, उससे गरीबी से रिलेटेड कुछ गुणांक है, वक्र है, फिर गरीबी से जो बहुत सारी कमेटियां हैं उनको पढ़ेंगे, और कुपोषण की स्थिति क्या है, राष्ट्रीय पोषण मिशन क्या है, और इन सबको दूर करने के लिए जो योजनाएं चल रही है, इन तीनों को दूर करने के लिए जो योजनाएं चल रही है, सरकारी योजनाएं चल रही है, फ्लैगशिप या और विभिन्न तरीके की, वो सारी जो योजनाएं वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेरोजगारी। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले वही हम अवधारणा क्या है बेरोजगारी की। ठीक है, उसके बाद विभिन्न इसके प्रकार क्या हैं, जैसे कुछ प्रकार हम देख लेते हैं, जैसे चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, बेरोजगारी के मापक क्या हैं। ठीक है, इसको दूर करने के उपाय क्या हैं, और सरकार कौन सी योजनाएं इसके लिए चला रही है। सरकारी जो योजनाएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, आय विषमता, कुपोषण, इनके लिए हमें जो सरकारी जो योजनाएं हैं इनको हम ढंग से देखेंगे, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो और भी हमारे बहुत सारे प्रकार आएंगे, चक्रीय, प्रच्छन्न हो गया, उसके बाद हमारे मौसमी बेरोजगारी, और जो भी इससे रिलेटेड है, तो इनको हम क्या कोरिलेटेड करके पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा के साथ। तो इस प्रकार अब हमने देखा है कि हमारा जो सिलेबस है उसको हमने लगभग 13-14 पॉइंटों में बांट दिया है। तो आप सभी से यही है कि पहले सिलेबस याद करिए। सिलेबस जो अभी हमने इसका जो एक तरीके से टॉपिक्स को खोल के हमने देखा है, तो ये याद होने के बाद आपका 10% कॉन्फिडेंस तो आपका वैसे ही बढ़ जाएगा, और उसके बाद हम एक एक टॉपिक को आगे करते रहेंगे। तो प्रज्ञान RS एकेडमी के ऑनलाइन स्टूडियो में आप सभी का धन्यवाद।